नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबों का स्वागत है। बच्चों, आज 5वीं क्लास की कक्षा में गणित के अंदर हम लोग गुणज तथा गुणनखंड के बारे में जानेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने सीखा है महत्तम, समाप, वर्तक एवं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और विभाजक। आज हम लोग बात करेंगे गुणज की, लेकिन उसके पहले क्या आपने टेबल पढ़ा है? बिल्कुल पढ़े हैं, जिसे हम लोग पहाड़ा कह रहे हैं। तो आइए कुछ पहाड़ा देखते हैं। जैसे हम यदि कहें 3 का पहाड़ा, क्या आएगा आपको? कौन कौन आता है 3 के पहाड़े में? 3, 6, 9, 12, 15, 18 और इसी प्रकार से आगे बढ़ाते जाते हैं। मुख्य रूप से हम लोग पहाड़ा 30 तक का लिखते हैं, लेकिन आप चाहें तो उसे और आगे बढ़ा सकते हैं। पहाड़ा में क्या होता है? 3 का गुना 1 के साथ, फिर 3 का गुना 2 के साथ, फिर 3 का गुना 3 के साथ, फिर 3 का गुना 4 के साथ, और ये प्रक्रिया बढ़ते जाती है। जिस किसी का भी हम पहाड़ा लिखते हैं, जैसे यदि 4 का पहाड़ा लिखते हैं तो पहाड़ा का क्या मतलब है? 4 गुना 1 4 इकाई 4, 4 गुना 2 4 दूनी 8, वही 4 दूनी बोलते हैं हम लोग। और उसी प्रकार से इसे आगे बढ़ाते हैं। ये वस्तुतः क्या है? ये वस्तुतः संख्या में लगातार 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि इत्यादि से गुना की ही क्रिया है। ये जो हम लोग पहाड़ा देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 से गुना की क्रिया है। तो ये जो गुना करके प्राप्त हो रहा है, इसका जो जन्म हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? गुना करने के बाद हो रहा है। इसीलिए इन सब को हम गुना से चूंकि प्राप्त किए हैं, इसलिए इसका नाम देते हैं हम लोग गुणज। आशा है आप नाम को समझे होंगे। नाम पर ध्यान रखिए। गुणज मतलब जो गुणा की प्रक्रिया से हमें आया है। अर्थात 3 के गुणज अगर कहेंगे कौन कौन होगा, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18। क्या 18 तक ही होंगे? नहीं, ये आगे चलेंगे। कहाँ तक? अनंत तक। बहुत सारे गुणज होते हैं। किसी भी संख्या के यदि पूछा जाए कि कितने गुणज होंगे, तो अनगिनत करते रहिए, मिलता रहेगा। जैसे हमने 3 और 4 के गुणज प्राप्त किए हैं। ध्यान रखें बच्चों, जिसे हम गुणज कह रहे हैं, इसी का एक और नाम अपवर्त भी है। नाम का हमेशा ध्यान रखें। गुणज का ही एक दूसरा नाम अपवर्त भी है। अर्थात हम यदि कहें कि 3 के अपवर्त लिखें, तो वही बात हो गई। 3 के गुणज लिखें मतलब 3 का पहाड़ा लिखें, या उसे और आगे तक बढ़ाएं। तो यहाँ पर आपके 3 के जो अपवर्त हैं वो कौन कौन हो गए? 3, 6, 9, 12, 15, 18। 4 के अपवर्त 4, 8, 12, 16, यही सब अपवर्त कहलाते हैं। जरा ध्यान दीजिए, 3 और 4 के अपवर्त पर ही विशेष अवलोकन कीजिए, ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। आप पाएंगे कि कुछ ऐसे भी अपवर्त हैं जो दोनों में हैं। ध्यान दीजिए, जैसे ढूंढिए तो क्या कोई ऐसा अपवर्त है जो दोनों में है? आप पाएंगे कि 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है। क्या इसके अलावे और भी कोई अपवर्त है जो दोनों में है? आइए ढूंढते हैं हम लोग। आप कहेंगे सर 24 इसका भी अपवर्त है और 24 इसका भी अपवर्त है। तो कुछ अपवर्त ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में एक समान भी हो सकते हैं। ऐसे सभी अपवर्त को हम समान अपवर्त के नाम से जानते हैं। समान मतलब जो दोनों में एक जैसा रहे, समान अपवर्त। 3 और 4 के मामले में कौन कौन है जो समान है अपवर्त में? आइए देखते हैं। अभी आपने देखा था
हम लोग मार्किंग करके रखे हैं 12, 24 और इस प्रकार से बहुत सारे मिलेंगे, अनंत मिलेंगे समान अपवर्त भी। इसे आप समापवर्त भी कह सकते हैं। एक साथ यदि दोनों को मिला दें तो नाम हो जाएगा हमारा समापवर्त्य। और समापवर्त कौन कौन हो गया? 12, 24 और इसी प्रकार से और भी संख्याएं। किसके किसके लिए? 3 और 4 के लिए। जब आप किन्हीं भी संख्या का गुणज या अपवर्त ज्ञात कर सकते हैं तो उन संख्याओं में समापवर्त भी आसानी से ढूंढा जा सकता है। अब इन समापवर्तियों में ही जो सबसे छोटा होगा, जिसका मान सबसे कम होगा, अर्थात जो सबसे पहले मिल जाएगा, ऐसे समापवर्त को हम सबसे छोटा समापवर्त कहते हैं। और सबसे छोटा समापवर्त का मतलब सबसे छोटा किसे कहते हैं? लघुत्तम को। तो हम इसका नाम ऐसा कह सकते हैं लघुत्तम, मतलब सबसे लघु, सबसे छोटा, समापवर्त मतलब समान अपवर्त। और इस स्थिति में 3 और 4 की स्थिति में आपका लघुत्तम समापवर्त कौन दिख रहा है? 12 और 24 में सबसे छोटा कौन है जी? 12। इसे ही हम लोग संक्षेप में लासा भी कहते हैं। तो आपने देखा बच्चों कि लासा या लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना कितना आसान है। और अपवर्त क्या है या गुणज क्या है? वैसी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाती है। पहाड़ा किसे कहते हैं? पहाड़ा में तो वैसी ही संख्याएं होती है जो जिस संख्या का हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं उससे विभाजित हो जाती है। कट जाने का मेरा मतलब विभाजित हो जाना ही है। जैसे यदि हम कहें 9, तो 9 अगर 3 के गुणज हैं या अपवर्त हैं तो निश्चित रूप से 9 3 से विभाजित होगा, 15 3 से विभाजित होगा। और हमारा जो लासा है या लघुत्तम समापवर्त है वो कहाँ से आ रहा है? अपवर्त से आ रहा है। अर्थात ये जो संख्या है ये निश्चित रूप से विभाजित हो जाएगी 3 से भी और 4 से भी, क्योंकि ये दोनों में था। और साथ ही साथ हमने कहा कि ये लघुत्तम भी है, सबसे छोटा भी है। तो लघुत्तम समापवर्त का क्या मतलब हुआ? वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। सबसे छोटा है और पूरा पूरा विभाजित होने वाला है। इसे ही हम लोग लासा कहते हैं या लघुत्तम समापवर्त के नाम से जानते हैं। 2 संख्या या 2 से अधिक संख्याओं का भी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि 4, 6 एवं 8। आइए एक और आपके साथ करके देखते हैं। 4, 6 एवं 8 का लासा ज्ञात करें। या इस प्रश्न को और किस प्रकार पूछा जा सकता है भाषा बदल के? कहा जा सकता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 6 एवं 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। आइए उसे भी हम लिखते हैं। दोनों प्रश्न एक ही है। लसा का मतलब ही है सबसे छोटा वाला संख्या जो दिए गए संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो सीधे लसा ज्ञात करने कहे तब तो लसा ज्ञात करेंगे, भाषा बदल के भी पूछेगा तो भी लसा ज्ञात करेंगे। और उसका भाषा किस प्रकार होगा? इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसी प्रश्न को अब हम दूसरे प्रकार से लिख रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। आप भी अपने नोटबुक पर नोट करें जो किस किस से? 4, 6 एवं 8 से। 4, 6 एवं 8 से पूर्णतः
विभाजित हो जाती है। दोनों एक ही प्रश्न है और बनाने का तरीका भी एक है। दोनों ही स्थितियों में हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। और निकालने के लिए आइए इसी विधि का प्रयोग करते हैं। अपवर्त सबसे पहले लिखते हैं, 4 के अपवर्त, 6 के अपवर्त और 8 के अपवर्त। आइए आपकी सहायता से लिखते हैं। 4 के अपवर्त का मतलब 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8, 4 गुना 3 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और इसी प्रकार से। उसी प्रकार से 6 का कौन हो जाएगा, 6 गुना 2 12, 18, 24, 30, 36, 42 और इसी प्रकार से। उसी प्रकार 8 का कौन हो जाएगा, 8 गुना 2 16, गुना 3 24, गुना 4 32, इस प्रकार से। और जब अपवर्त निकाल लिए हैं तो हमें ढूंढना है सबसे शुरू में मिलने वाला समान अपवर्त, मतलब सबसे छोटा वाला समाप अपवर्त। आइए ढूंढते हैं। 4 इसमें नहीं है, 8 इन दोनों में है, इसमें नहीं है, 12 यहाँ है, यहाँ नहीं है। हमें ढूंढना है जो तीनों में मिल जाए, समान रहे। 16 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, 20 नहीं है, 24 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। हमें ऐसा अपवर्त मिल गया जो तीनों में समान है, तीनों में है और सबसे पहले मिला है तो सबसे छोटा भी होगा। आगे और भी बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन लघुत्तम समापवर्त में हमें मतलब है सबसे छोटे समापवर्त से। और इस प्रकार आपने बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लिया लसा अर्थात लघुत्तम समापवर्त बराबर 24। यानी 24 वह सबसे छोटी संख्या है, 24 वह सबसे छोटी संख्या है जो 4 से भी विभाजित हो जाएगा, 6 से भी विभाजित हो जाएगा एवं 8 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों काफ़ी आसानी से आप लघुत्तम समापवर्त या लसा ज्ञात कर सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया अपवर्त का। आइए इसके कुछ और तरीके सीखते हैं। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं लघुत्तम समापवर्त अर्थात लसा ज्ञात करने की एक और भाग विधि की। आप भाग विधि से भी संख्याओं का लसा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या हम लेते हैं, आइए हमने लिया है 4, 6, 8 एवं 9 का लसा ज्ञात करें। या इस प्रश्न को और किस प्रकार कहा जा सकता है बच्चों, आप खुद से बताइए। लसा का क्या मतलब होता है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 6, 8 एवं 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। आइए ज्ञात करते हैं भाग विधि से। भाग विधि से ज्ञात करने के लिए ध्यान रखें, आप हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही भाग्य लगाएं, जैसे 2, 3, 5, 7 इत्यादि संख्याओं से। दी गई संख्याओं को कॉमा से सेपरेट करके लिखें एवं इस प्रकार से घेरा लगाकर किसी ऐसी संख्या से भाग लगाएं जिससे कम से कम 2 संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 से अधिक हो जाए बहुत अच्छी बात है, कम से कम 2 संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। आइए हम लगाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे छोटी संख्या 2 से। तो 2 से देखिए 4 भी कटेगा, 6 भी, 8 भी, तो हम लगा सकते हैं। आइए लगाते हैं। 4 को विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 9। क्या और लगेगा 2 से, आप देखिए तरीका क्या है। हमें लगाना है तो उस संख्या से कम 2 विभाजित होना चाहिए। आइए कट रहा है तो लगाते हैं। 2 इकाई 2, 3, 2 दूनी 4, 9। अब तो 2 से नहीं कटेगा, सिर्फ एक ही कटेगा, तो कम से कम 2 संख्याओं को कटना चाहिए। तो आगे सोचिए क्या और किसी से लगेगा, 3 से। आइए लगाते हैं। 1, 1, 2 और 3।
और इस प्रकार हमने नीचे भी अभाज्य संख्या प्राप्त कर लिया। अभाज्य मतलब अब वो किसी से नहीं होगी विभाजित। तो इस प्रकार जितने भी बचे इनका यदि गुणनफल कर लिया जाए तो उसी से आप लासा ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात यहाँ लासा क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 1 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 1 से गुना करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, गुना 3। आइए गुना कर लेते हैं। 2 दूनी 4 तिहाई 12 दूनी 24 तिया 72। और इस प्रकार हमने प्राप्त किया कि 4, 6, 8 एवं 9 का लसाअ 72 होगा। और इस प्रकार से ज्ञात करने की विधि को हम कहते हैं भाग विधि से ज्ञात करना। आशा है आपको समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, खुद से भी लिखिए और उसको बनाइए। आप प्रैक्टिस करने से ही सीखेंगे अधिक से अधिक। भाग विधि से हम लोग सीख गए हैं। आइए एक और विधि है उससे भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग बात करेंगे एक टर्म है गुणनखंड की। गुणनखंड बहुत आसान है, नाम से भी पता चल रहा है। क्या करना है, खंड, खंड का मतलब टुकड़ा। कैसे करना है टुकड़ा, गुणन मतलब गुणा के रूप में। यदि किसी संख्या को गुणा के रूप में हम खंड कर दें तो उसे ही तो गुणनखंड कहेंगे। जैसे आइए हम बात करते हैं 24 का। तो 24 को गुणा के रूप में और कैसे लिखा जा सकता है, आप बताइए। 24 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 24, बिल्कुल सही। और कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुना 12 लिख सकते हैं, और 3 गुना 8। और कैसे लिख सकते हैं 4 गुना 6। और कैसे लिख सकते हैं, 4 को भी तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2, 6 को 3 गुना 2। और तोड़ा जा सकता है क्या, नहीं, मैक्सिमम लिख लिया हम लोगों ने। तो ये जो लिख रहे हैं हम लोग, ये क्या कर रहे हैं, 24 को ही लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका शकल बदल दिए हैं, उसको गुना के रूप में लिखे हैं। तो ये जो सब लिखा हुआ है इसे ही हम कहते हैं गुना के रूप में खंड करना, अर्थात गुणनखंड करना। अब इन गुणनखंडों में यदि हम सिर्फ अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करें, ध्यान दीजिए, इन गुणनखंडों में यदि हम सिर्फ अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करें, अभाज्य संख्या आपको ज्ञात है जो 1 एवं स्वयं के अलावे किसी से विभाजित ना हो, तो ऐसे गुणनखंड को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड अर्थात यहाँ पर 24 के गुणनखंड तो सब हैं, लेकिन 24 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। आप गुना करके भी देख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिहाई 12 दूनी 24। इस प्रकार आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे खुद से कर सकते हैं, नहीं तो एक और भी आसान तरीका है जिससे आप आसानी से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। जैसे लिखा गया है कि 180 का अभाज्य गुणनखंड करें। आइए हम करके देखते हैं। आप क्या करेंगे, इस प्रकार तो लिख ही सकते हैं, यदि ऐसे कर लें, इस प्रकार से एक जगह खंड खंड कर लें, इसको तोड़ लें गुना के रूप में। ध्यान रखिएगा कि अभाज्य लिख रहे हैं तो सिर्फ अभाज्य संख्या से ही भाग लगाना है। अभाज्य संख्या मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि संख्याओं से। आइए लगाते हैं 2 से 90, 2 से 45, 2 से नहीं लगेगा तो फिर 3 से 15, 3 से 5। अब नीचे भी अभाज्य संख्या आपको प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार 180 पूरी तरह टूट चुका है गुना के रूप में एवं अभाज्य संख्या के रूप में। कितना आ गया है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इस प्रकार के टुकड़े को, इस प्रकार के खंड को ही हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं।
हम लोगों ने सीखा भाग विधि से लघुत्तम ज्ञात करना, लासा ज्ञात करना, लघुत्तम समापवर्त एवं साथ ही साथ किसी भी संख्या का गुणनखंड एवं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभी आइए हम लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड की विधि से भी क्या लसा और मसा ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चों, हमने सीखा है किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना। आइए हम 30, 36 एवं 54 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आइए करके देखते हैं। 30 का यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आप अपनी कॉपी पर कर सकते हैं जिस प्रकार आपको बताया गया है। मैं यहाँ लिखता हूँ। हो जाएगा आपका 2, 3 और 5, 2 तिहाई 6, 6 5 30। आइए इसी प्रकार करके देखते हैं 36 का। 2 तिया 6, 2 नी 12, तिया 36। आइए 54 का भी करते हैं। 2 तिया 6, तिया 18, तिया 54। आप आसानी से अभाज्य गुणनखंड किसी भी विधि से कर सकते हैं। दी गई संख्याओं का यदि हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं तो इनमें यदि कुछ गुणनखंड एकदम एक समान है, सभी में यदि मिल रहे हों, जैसे क्या इसमें सब में मिल रहे हैं, आप पाएंगे कि 2 सभी में है। क्या और भी ऐसा कोई है जो सभी में है? बिल्कुल। 3 सभी में है। क्या और भी ऐसा कोई है जो सभी में है, तीनों में? चलिए नहीं है। तो वैसे अभाज्य गुणनखंड जो दिए गए संख्याओं में सब में कॉमन हो, सब में उभयनिष्ठ हो, सर्व उभयनिष्ठ हो, तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड को यदि हम बाहर करके लिख लें एक जगह गुना के रूप में, तो उस प्रकार भी आप मासा ज्ञात कर सकते हैं। कौन कौन निकला है? 2 और 3, 2 तिहाई 6। पूर्व की कक्षा में हमने कहा था आपको कि मासा ज्ञात करने की एक और विधि है, वो यही थी। गुणनखंड के विधि से भी आप मासा ज्ञात कर सकते हैं। संख्या दिया गया है 2 या 2 से अधिक, आप क्या करेंगे, सबका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे एवं उसके बाद जो सब जगह उभयनिष्ठ हो, सब में शामिल हो, ऐसी गुणनखंडों को निकाल लेंगे और उसका गुना कर देंगे। आप चाहें तो इसका मासा भाग विधि से, अपवर्तक विधि से ज्ञात करें और पता करें कि क्या मासा 6 है कि नहीं। ये आपका काम है जांच करना। फिलहाल हमने ज्ञात कर लिया गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा। क्या ऐसी अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा भी ज्ञात किया जा सकता है? आइए समझते हैं। हमारे पास फिर से इसी उदाहरण को लेते हैं। 30 है और इसका अभाज्य गुणनखंड हमने किया है 2, 3, 5। 36 का किया है हमने 2, 3, 2, 3 एवं 54 का है 2, 3, 3 और 3। ध्यान दीजिए, यदि आप मासा सीख गए हैं तो ठीक इसी विधि से लासा भी यानी लघुत्तम समापवर्त भी काफ़ी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? मासा में जैसे जो सब में कॉमन था, जो सब में उभयनिष्ठ था, उसे हम बाहर कर लेते हैं। लासा के लिए भी उसे बाहर कर लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ अब देखते हैं कि तीनों में नहीं है, तो क्या कोई ऐसा है जो 2 में भी कॉमन है, कहीं भी एक साथ है? आप पाएंगे कि 3 जो है ये 2 जगह कॉमन है, उसे भी गुना के रूप में ले आएंगे। अब देखेंगे क्या और भी कोई कॉमन है? आप पाएंगे कि अब कॉमन नहीं है, तो बाकी जितनी भी बच गई अकेले, उन सबको भी ले आएंगे। सबको स्थान लासा देता है। 5, 2 एवं 3 जो कॉमन है उसके जगह 1 निकालेंगे
एवं जो बच गया उन सबको भी ले आएंगे और फाइनली जितना आया उन सबको गुणा कर देंगे। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल ही लसा लघुत्तम समापवर्त होता है। आइए गुणा करते हैं। 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 5 90, 180, 54 540। इस प्रकार हमने गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्या का मास एवं लस ज्ञात किया है। इस प्रश्न को और कैसे कहा जा सकता था? हमने क्या ज्ञात किया है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात किया है जो 30, 36 एवं 54 को पूर्णतः विभाजित कर दे। और इधर हमने क्या ज्ञात किया है? हमने वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात किया है जो 30, 36 एवं 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। आशा है आप लसा और मसा के भाषाई अंतर को समझे होंगे। मसा जहाँ सबसे बड़ी संख्या है जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है, वहीं लसा वह सबसे छोटी संख्या है जो दिए गए संख्याओं से खुद विभाजित हो जाता है। तो आप परिभाषा का भी ध्यान रखें। चलते चलते हम इसका थोड़ा सा लिख देते हैं कि मसा क्या हो गया है? वह सबसे छोटी संख्या, सबसे, बिल्कुल सही कहा आपने। जब म है, महत्तम है, तो छोटी क्यों? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को, ध्यान दीजिए, को पूर्णतः विभाजित करती है, पूर्णतः विभाजित करती हैं। और उसी प्रकार अगर इधर कहेंगे तो लसा क्या हो जाएगा? वह सबसे छोटी संख्या, लघुत्तम है, तो हो जाएगा सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से वहाँ था को, से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। हम चाहेंगे आप अपने नोटबुक पर भी कुछ पारिभाषिक शब्द नोट कर ले एवं ऐसे ऐसे और भी प्रश्न लिखें जिसका गुणनखंड विधि से, भाग विधि से एवं और भी जो विधियां बताई गई हैं उन विधियों से मासा भी ज्ञात करें, लासा भी ज्ञात करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। आपकी किताब में इसके एक्सरसाइज दिए गए हैं, एग्जाम्पल से, एक्सरसाइज से दोनों जगह से बना लें। हम लोगों ने सीखा है लसा अर्थात लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना, समापवर्त ज्ञात करना, एवं इसके पहले क्या सीखा? अपवर्त क्या है, गुणज क्या है, समापवर्त क्या है, फिर उसमें लघुत्तम क्या है। साथ ही साथ हमने सीखा गुणनखंड एवं अभाज्य गुणनखंड, एवं अभाज्य गुणनखंड की सहायता से मासा ज्ञात करना और लसा ज्ञात करना। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, दिए गए प्रश्नों को बनाएं। आज की कक्षा इतने ही, हम लोग फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक खूब प्रैक्टिस करते रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।